नमस्कार। चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वोटरशिप के ऊपर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरत गांधी जी। भरत जी, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि यूनिवर्सल वोटरशिप की परिकल्पना कहाँ से आई, इसकी सोच कैसे उपजी, और भरत जी के बारे में हमने इनके संघर्षों के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम इनसे बात करेंगे वोटरशिप और जो एक प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात जो कही जा रही है उसमें, और एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की जो पहले से बहुत सारे देशों में प्रक्रिया चल रही है, हमारे यहाँ अपने देश में भी बात चल रही है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोटरशिप, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इसमें फ़र्क क्या है और समानताएं क्या हैं? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो मूल सोच है, एक बहुत जाने माने राजनीतिक दार्शनिक हुए थे जो यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर जॉन मिल, जे.एस. मिल। जी जी। तो जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स ये दोनों समकालीन थे। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और मार्क्स दोनों एक बात पर राजी थे जी जी, कि राज्य गरीबों पर जुल्म ढा रहा, लेकिन मार्क्स कहते थे कि इस जुल्म को रोकने का तरीका यह है कि गरीबों को संगठित होकर राज्य पर कब्जा कर लेना चाहिए जी। मिल इस पर अलग विचार रखते थे। मिल ये कहते थे, उन्होंने किताब लिखी थी राजनीतिक अर्थशास्त्र, तो उस किताब में उन्होंने विस्तार से इस बात को लिखा था कि राज्य पर गरीब कब्जा कर लेंगे तो जुल्म दूसरों पर होने लगेगा, जुल्म सहने की जो जनसंख्या है वो बनी रहेगी जी। मतलब वो ट्रांसफर हो जाएगा, जालिम और मजलूम दोनों बदल जाएंगे, नाम बदल जाएगा, लेकिन जुल्म होता रहेगा। इस मामले पर मार्क्स की और स्टुअर्ट मिल की सहमति नहीं बन पाई और उनके रास्ते अलग अलग हो गए। मिल ने यह कहा था कि व्यक्ति को जीने की जो मौलिक जरूरतें हैं वो बेशर्त राज्य दे, इंश्योर करे। मार्क्स कहते थे कि मौलिक जरूरतें अगर दे देगा राज्य तो उनको सता के अल्पसंख्यक लोगों को सुख कैसे देगा। राज्य बनाई इसलिए है कि बहुसंख्यक को सताओ और उनके सताने से जो पैदावार हो वो अल्पसंख्यक को सुखी बनाओ। तो मार्क्स कहते थे यह हो नहीं सकता और मिल कहते थे कि यह होना ही चाहिए। दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सोच है या हमारी वोटरशिप की सोच है, यह जॉन स्टुअर्ट मिल की परंपरा से आती है। अच्छा। और इसके जो सबसे बड़े दुनिया के वकील हुए वो ब्राजील के सप्लिसी नाम के एक सांसद थे जो कई साल तक एमपी रहे ब्राजील में। उन्होंने संसद में पूरी जिंदगी इसकी लड़ाई लड़ी। अच्छा, इनका कार्यकाल क्या था सप्लिसी का? सप्लिसी जी, मेरा को जहां तक याद आ रहा है 1970s के बाद 1990s तक थे। वो बहुत बुजुर्ग होके शायद अब तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने 20 साल तक संसद में लड़ाई लड़ी, ब्राजील की संसद में। ठीक है। और अंत में ब्राजील ही दुनिया का सबसे पहला देश बना जो सन 2003 में इसको लागू किया, वोटरशिप को। यही। और तमाम लोग ये कहते थे कि अगर जनता को पैसा दोगे तो काम नहीं करेगी, उत्पादन गिर जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, निर्यात घट जाएगा, तमाम लोग निकम्मे हो जाएंगे, शराब पिएंगे, क्या क्या नहीं कहते थे, पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता जनता को इतना पैसा देने के लिए। सारी बातों पर पानी फेरते हुए लूला डी सिल्वा, जो वहां के मजदूर नेता थे ट्रेड यूनियन के, उन्होंने यह मुद्दा 2002 में राजनीति में उठाया और 2003 के इलेक्शन में यह मुद्दा बना और 2003 में वो चुनाव जीते, राष्ट्रपति बने। जी जी। और राष्ट्रपति बनने के बाद पहला कानून उन्होंने यही बनाया कि अब लोगों को कैश पैसा मिलेगा। 2003 से लेकर आज तक मिल रहा है। लूला डी सिल्वा इतने लोकप्रिय नेता बने ब्राजील के कि उनके 2 कार्यकाल वो आराम से इलेक्शन इसी मुद्दे पर जीते, लेकिन ब्राजील के संविधान में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता। तो मजबूरी में उन्हें हटना पड़ा।
तो कुल मिलाकर एक देश है जहां इसका प्रयोग हो चुका है। अच्छा, ये जो आप ब्राज़ील की अभी बात कर रहे हैं, तो ब्राज़ील में ये प्रयोग जो है कितना सफल रहा है? मतलब ब्राज़ील में ये प्रयोग सफल रहा, जो एक मुझे आशंका थी उसमें उन्होंने अमीरों को नहीं दिया। वोटरशिप में और यूनिवर्सल बेसिक इनकम यही अंतर है। हम ये कहते हैं कि वोटरशिप का अधिकार सबको है, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, वोटर होने के नाते है। और ब्राजील में जो लागू किया गया उसमें संपन्न लोगों को काट दिया गया। अब संपन्न लोगों के काटने के बाद यह तय करना कि कौन इसका पात्र है और कुपात्र कौन है, यह अधिकार शासन को मिल गया। दुनिया भर की नौकरशाही एक जैसी है, भारत जैसी। अब वो लोग क्या किए कि जिसको पैसा चाहिए वो प्रमाण पत्र लेने आए और वहां रिश्वत चलने लगी। तो वोटरशिप या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो ब्राजील में लागू हुई, वहां भ्रष्टाचार बढ़ा, लेकिन जनता का जीवन सुखमय हुआ। भ्रष्टाचार के बाद भी आज ब्राजील सरकार उसको खत्म करने की स्थिति में नहीं है, और उत्पादन बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, रोजगार बढ़ी। मार्केट में जो मंदी की पोजीशन थे, जो दुनिया झेल रही थी, मार्केट की मंदी ब्राजील में छू तक नहीं गई, क्योंकि पैसा पब्लिक के पास था। मंदी का शिकार नहीं हुआ ब्राजील। इसलिए वोटरशिप के, या वहां तो दरअसल उसका नाम वोटरशिप नहीं है, उसका नाम यूनिवर्सल बेसिक भाषा में रखा है डेमोग्रेंट। इसका मतलब क्या होता है? डीमो मतलब डेमोक्रेसी से कुछ। हाँ, डेमोक्रेसी से मतलब पब्लिक से रिलेटेड। हाँ, कुछ पब्लिक का ग्रांट, डेमोग्रांट मतलब डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल ग्रांट होनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी का ग्रांट। तो उन्होंने एक शब्द गढ़ा, जैसे हम लोगों ने वोटरशिप गढ़ा। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको, और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे इस पे। आपने जो डेमोग्रांट का एक शब्द आया, तो जाहिर है कि डेमो मीन्स पीपल और पीपल का ग्रांट। तो इसमें एक इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर जो आपने इसका नाम आपने रखा है वोटरशिप, तो ये सिटीजन से रिलेटेड क्यों नहीं है? मतलब ये जन से रिलेटेड क्यों नहीं है कि मतलब सिर्फ वोटर तक ही महदूद क्यों है? ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है, सबके लिए क्यों नहीं है? जब हम मशीनों के पैसे को बांटने की बात मन में बनाए, तो हमने सोचा कि अगर हम यह देश में बच्चे को जन्म लेते ही देते हैं, तो बच्चा पैसा लेगा कैसे? उसके माँ बाप पास जाएगा। माँ बाप के पास जाएगा तो भारत जैसे अशिक्षित देश में यहां कुछ माँ बाप ये सोचेंगे कि ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो ज्यादा वोटरशिप आएगी, तो उन्हें बच्चा पैदा करने का इंसेंटिव मिल जाएगा। हालांकि उनकी गलतफहमी ही होगी, क्योंकि 18 साल बाद तो बच्चा पैसा ले जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ने का इंसेंटिव ना मिलने पाए, इसके लिए मैंने वोटर से लिंक किया, नागरिक से और बच्चे से नहीं। एक बात और समझिए, नागरिकता भी ऑथेंटिक तभी होती है जब वह व्यक्ति आपके रजिस्टर में इनरोलमेंट पाता है। एक बच्चा पैदा होते ही नागरिक केवल वर्चुअल होता है, क्योंकि उसके अधिकारों का इस्तेमाल तो मां बाप करते हैं। तो 18 साल तक बच्चा पेट से तो निकल आता है, लेकिन जैसे कंगारू की थैली नहीं होती, तो पेट से निकल के थैली में आ जाता है। तो 18 साल तक बच्चा माँ बाप की थैली में रहता है, वो माँ बाप का ही हिस्सा होता है, वो स्टेट का हिस्सा नहीं होता। वो स्टेट का मेंबर तब होता है जब वह वोटर बनता है। इसलिए यह वोटर के अधिकार को, लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने का एक प्रयास है, न कि केवल गरीबी खत्म करने का, विषमता खत्म करने के। यह लोकतंत्र एलिट लोकतंत्र है, जिसमें 2-3% इनकम टैक्स देने वालों का ही लोकतंत्र माना जाता है। हम ये 3% से बढ़ा करके हम ले जाना चाहते हैं 100% तक। इसलिए हमने बचपन से, जन्म से इसको नहीं जोड़ा, वोटर से जोड़ा। ये तो आपने जैसे बात की अभी कि ये वोटर्स जो है, अगर सिटीजनशिप से अगर इसको जोड़ दिया जाता तो एक दूसरे तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। जनसंख्या जाहिर है कि बहुत सारे इंसेंटिव जो सरकार के जो चल रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, तो उसमें जो उनके माँ बाप जो होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वोटरशिप जो है, इसमें व्यवहारिकता का जो एक सवाल है, वो सवाल है कि
ये कितना व्यवहारिक है? मतलब व्यवहारिक का मतलब ये है कि संभव है कि नहीं? हाँ, संभव है कि नहीं। सरकार जो है इसको उसको मतलब अगर इसको लागू करना चाहती है तो उसको उसका जो भार होगा वो बैग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? देखिए, मैं इस बारे में दो चीज़ों के तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। एक तो मैं लोक वित्त के इतिहास की तरफ आपको ले जाऊंगा, क्योंकि कई बार भविष्य में क्या होगा ये इसका रूट, इसकी जड़ें इतिहास में रहती हैं। तो मैं थोड़ा सा पैसे का इतिहास बता दूं। जब भारत में अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजों का राज था, तो ये कहते थे कि अंग्रेज के लोग, भारत के लोग जाहिल हैं, और क्या कहते थे वो, सपेरे, सांप दिखाने वाले हैं। तो ये जाहिल लोगों को पैसा क्यों देना चाहिए? इनको हॉस्पिटल खुलवा दो कि बीमार ना हो, इलाज करा, इनको स्कूल खुला दो, पढ़ ले। तो ये जाहिल लोगों को स्कूल अस्पताल दिया जाता था, और ज्यादा दया करते थे तो कहते थे अच्छा राशन दे देना, मिट्टी का तेल दे देना कि वो थोड़ा सा दिया जला ले अपने घर में। तो ये जो सोच थी वो इस आधार पर कि जनता जाहिल है, जनता नासमझ है इंडिया की। ब्रिटेन के लोग तो ज्ञानी थे, तो इंडिया का बजट ब्रिटेन से खर्च होता था। लेकिन जब आजादी मिली, यानी पॉलिटिकल आर्थिक आजादी तो अभी भी नहीं मिली, क्योंकि धन संपत्ति में, विकास में हिस्सा अभी भी नहीं मिला। राजनीतिक जो आजादी मिली, कुर्सियां खाली हुई, तो यहां नेहरू जी का राज आया। नेहरू जी ने और संविधान सभा ने एक कानून बनाया कि यहां जो टैक्स होगा वो दो जगह से खर्च होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट, दो जगह से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो जगह समझदार लोग हो गए हैं, बाकी जगह जाहिल ही हैं, वहां नहीं देना। लेकिन जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो उन्होंने इसको थोड़ा और नीचे उतारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब समझदार लोग जिले तक हैं, तो उन्होंने जिला पंचायत के चेयरमैन को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक फंड का हिस्सा दिया कि आप मिलके विकास का काम करो। तो पैसा लंदन से दिल्ली आया, दिल्ली से प्रदेश की राजधानी आया, और जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो जिले जिले पहुंचा। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी 1972 में आई तो इंदिरा जी ने कहा कि पैसा और नीचे जाना चाहिए। उन्होंने देश भर में ब्लॉक बनवाए। 72 से पहले ब्लॉक नहीं था। ब्लॉक बनवा के पैसा सीधे बीडीओ को और ब्लॉक प्रमुख के खाते में भेजा गया। लेकिन राजीव गांधी जब 85 में आए तो सन 85 में पंचायती राज कानून बना के राजीव गांधी ने कहा कि विकास की धनराशि का एक हिस्सा सीधे गांव के प्रधान के खाते में जाएगा। तो लंदन से गांव के प्रधान तक पहुंच गया। अब भरत गांधी ये कह रहे हैं कि लंदन से गांव के प्रधान तक आ गया, नीचे परिवार का ही तो मामला है, एक धक्का मारिए नीचे जाने वाला है। तो पैसे का इतिहास ये बता रहा है कि धन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा और वो जाएगा। जी, आपने अभी बात की राजीव गांधी की, पंचायती राज की। राजीव गांधी ही थे जिन्होंने एक बात कही थी कि हम 10 पैसा भेजते हैं या 15 पैसा भेजते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ही उसके असल हकदार जो है वहां तक पहुंचता है। जी जी। तो आप जो ये वोटरशिप जो योजना है, जो आपने इसकी परिकल्पना पेश की है, तो आपके जहन में ये बात ज़रूर रही होगी कि ये करप्शन जो है, जो एक इनहेरिटेड चीज़ है डेमोक्रेसी की, उससे इसको कैसे मतलब निजात मिलेगी और कैसे इसका निदान होगा इसका? मेरा एक बहुत स्पष्ट मत था, मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। और जब भारत की संसद में अभियान चल रहा तो मैंने सांसदों को भी बताया और कई मंत्रियों को भी समझाया कि ये जो सरकार बहुत सारा कल्याण का काम कर रही है ना, आप मेरे को कपड़ा पहनाने आते हो, है ना, कुर्ता पहन लो, आप मेरे को कुर्ते के पैसे क्यों नहीं दे देते हो? आप मेरे को आटा लाते हो कि आटा खा लो, आप मेरे को आटे के पैसे क्यों नहीं दे देते हो? आप मिट्टी का तेल मेरे पास लाते हो कि मिट्टी का तेल ले लो, आप मेरे को मिट्टी के तेल का पैसे क्यों नहीं देते हो? स्कूल आप देते हो, मैं तो आगे कहता हूं कि आप स्कूल क्यों देते हो? आप स्कूल का पैसे क्यों नहीं देते? हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर देते हो, आप पैसा ही क्यों नहीं देते? आखिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, MP, MLA, मिनिस्टर, DM, PM, CM, ये सब के सब लोग अपनी जरूरतों के लिए कैश लेते हैं, तो पब्लिक के लिए राशन क्यों दिखाते हैं? दरअसल ये सामंती मानसिकता आ रही है। लोकतंत्र में हम जीने लगे शब्दों में, लेकिन लोकतंत्र हमारे खून में, हमारी रगों में उतर नहीं पाया। लोकतंत्र उस दिन उतरता है जब हम प्रजा को और राजा को बराबर मान लें। ड्यूटी है कि जैसे आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, कल आपका इंटरव्यू मैं लूंगा, वो ड्यूटी बदल जाएगी। और आप
इंटरव्यू देंगे। तो ना मैं इंटरव्यू देने के नाते बड़ा हुआ और ना आप छोटे हुए, और उल्टा भी मत समझना कि आप इंटरव्यू लेने के नाते इस संस्थान के मालिक भी नहीं हुए और मैं घटिया आदमी भी नहीं हुआ। ये तो ड्यूटी है। यह जो भावना है ये भारत के लोगों में नहीं आई, न शासन प्रशासन में आया और ना तो यहां के नेताओं में आई। पॉलिटिकल एजुकेशन की भारी कमी रही। मैंने जब ये बात 2004-05 में उठाया तो उसे फर्क पड़ा जी। पहला फर्क ये पड़ा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये तय सिद्धांत में मान लिया कि भाई हम एक बात करते हैं, या तो काम देंगे या पैसा देंगे, काम में से एक। हम उस समय कहते थे कि या तो काम दो या पैसा दो, और नहीं मरने के लिए हॉस्पिटल खोल दो। भाई मरे, मालूम हम जनसंख्या ज्यादा है। तो कांग्रेस ने कहा कि या तो काम देंगे या पैसा देंगे, नरेगा बनाओ। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि अगर वोटरशिप देने की बात आएगी, मान लो सब्सिडी का पैसा लोगों को दें तो लोग 4-4 खाते खोलेंगे। तो नीलकर्णी जी को बुलाया गया कि आंखों की फोटो खींचो, पुतलियों का आंखों के फोटो खींच के आधार कार्ड बना। हम लोगों के ये वोटरशिप आंदोलन के कारण नरेगा बना, वोटरशिप आंदोलन के कारण आधार कार्ड कानून बना, आधार कार्ड सबको मिला। वोटरशिप आंदोलन के कारण यह सिद्धांत रूप में मनमोहन सिंह सरकार ने माना कि जो सब्सिडी का पैसा हम लोगों को देंगे, बेनिफिशियरी के खाते में देंगे। फिर गैस सिलेंडर का पैसा लोगों के अकाउंट जाने लगा। इसके बाद अब किसानों के फर्टिलाइजर का पैसा भी देने की बात चल रही है। आज राशन की दुकानें पूरे देश में बंद कर दी गई, आपने सुना होगा, और जो नहीं बंद हुई, बंद हो रही हैं। राशन का पैसा भी लोगों के अकाउंट में दिया जाएगा। अगर मैं 2001-02 में ये आवाज देश में न उठाता तो आज भी पुराने ढर्रे पे देश चल रहा होता। इसलिए सरकार संवेदनशील है, कांग्रेस सरकार भी संवेदनशील थी, बीजेपी सरकार भी संवेदनशील है। हमें सरकारों पर ही केवल आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे ऊंट की पीठ पे जो व्यवस्था की कमी है, ऊंट की पीठ पे मैं बैठूं चाहे आप, कोई बैठेगा तो कमर हिलाएगा। गलती बैठने वाले की नहीं है, ऊंट के पीठ में कुबड़ होता है तो वो हिलवाता है। तो हमारे जो कानूनी ढांचे में कमी है, हमारे जो संवैधानिक ढांचे में कमी है, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में कमी है, वो खामियाजा आप हमारी देश की निरीह जनता भुगत रही है। इसलिए वो ढांचे को हम सुधारेंगे। सरकार कोऑपरेट कर रही है, हम काम कर रहे हैं, पब्लिक भी अपने ढंग से सहयोग कर रही है। अगर मीडिया का सहयोग मिल जाए तो हम देश और दुनिया को एक सुंदर देश, एक सुंदर दुनिया बना सकेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने हमारे पहले एपिसोड में बात की थी कि आपने सुभाष सी कश्यप साहब से इस मामले में बात की थी और उन्होंने इस पर कुछ एक लेख भी लिखा था, और जो अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला हैं उनसे भी आपने कुछ करवाया। ज़रा संक्षेप में बताएंगे उन लोगों ने, इन दोनों जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और एक जो माने संविधानविद भी हैं और एक जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं देश के, इन्होंने इस मामले को कैसे देखा था और क्या बातें की थी? 2005 और 6 में सैकड़ों सांसद लिखित नोटिस दे दिए तो सरकार के कान खड़े हुए। सरकार ने सोचा पूरी संसद एक तरफ होती जा रही है, और इतना ही नहीं कि कोई कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के, वो सारे मतलब अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सारे लोग बियॉन्ड पार्टी, परा राजनीतिक यूनिटी बन गई। तो उस परिस्थिति में सरकार ने नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को, वित्त मंत्रालय को और कानून मंत्रालय जी। तो इलेक्शन कमीशन ने यह लिख के भेज दिया कि वोट के अधिकार आर्टिकल 26, 27, 28 में बेशर्त है। उसको शर्तों से जोड़ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 326, 27, 28 का उल्लंघन है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो लिख के दे रही है कि अगर वोटरों को वोटरशिप मिलेगा तो संविधान का उल्लंघन हो रहा। तब राज्यसभा सचिवालय के लिए जरूरी हो गया कि किसी संविधान विशेषज्ञ की रिपोर्ट मंगाई जाए। तब डॉक्टर सुभाष कश्यप जी की रिपोर्ट मंगाई गई। डॉक्टर सुभाष कश्यप जी ने कहा, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वोटरशिप का जो पैसा देना है वो वोटर के अधिकार को कम नहीं कर रहा है, वोटर के अधिकार को बढ़ा रहा है। अनुच्छेद 27, 327 और 28 यह कहता है कि सरकार को यह पावर नहीं है कि वह वोटर के अधिकार में शर्त लगा दे।
अगर आप कोई शर्त लगाते कि भाई हम वोटरशिप के कारण हम वोट नहीं देने देंगे या एक आदमी को 2 वोट देने का अधिकार दे देंगे, तब तो उल्लंघन होता। लेकिन वोटर को पावरफुल बनाने की प्रयास है, इसलिए आर्टिकल 326 तो 327 और 328 का वायलेशन नहीं होता। और अगर वोटरशिप मिलेगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। उन्होंने तो यहां तक सिफारिश कर दी कि बल्कि आप लिंक कर दो जी जी कि अगर कोई आदमी 2 बार 3 बार नहीं वोट देता तो वोटरशिप उसकी बंद हो जाए। उन्होंने तो यही भी बात कह दिया था, हालांकि मेरे प्रस्ताव में बात नहीं थी। तो और भरत झुनझुनवाला ने अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी विवेचना की और उन्होंने ये लिखा कि चूंकि काम मशीनें कर रही हैं, विश्व अर्थव्यवस्था की मजबूरी में, उदारीकरण की मजबूरी में, बाजार के वैश्वीकरण के कारण हम मशीनों को नहीं हटा सकते। तो जब मशीन रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी, तो अगर बेरोजगारी होगी तो पैसा सीमित लोगों के हाथ में आएगा तो मंदी आ जाएगी, उद्योग व्यापार बंद होने लगेंगे, पैसा जाएगा ही नहीं। तो इसलिए पैसा लोगों तक, मार्केट तक पहुंचाने का जो भरत गांधी जी ने प्रस्ताव दिया है बहुत अच्छा है। इकोनॉमी में एक ताकत आ जाएगी, मंदी से जो परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। अगर परचेजिंग मान लो कि 6,000 रुपया हर वोटर को मिलने लगा तो गांव गांव की जो दुकान, पान की दुकान, चाय की दुकान करने वाला है, जो आज एक दिन में 100 रुपया कमा रहा है, वो एक दिन में 1,000 रुपया कमाएगा। तो इस तरीके से किसान का फायदा, मजदूर का फायदा, दुकानदार का फायदा, व्यापारी का फायदा। उन्होंने कहा नुकसान किसका है? ये तो मार्केट को बूम करने का तरीका है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके समर्थन में हूं और ये व्यवहारिक है। हाँ, ये जरूर लिखा कि इसको लागू करने के लिए सरकार को बिल पावर चाहिए। तो वो तो चाहिए, वो तो बड़ा काम करने के लिए बिल पावर चाहिए जी। अब इस पे जो एक बड़ा सवाल जो उठ सकता है इस पे, वो ये है कि एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी के से रिलेटेड है कि अगर हम किसी को फ्री में पैसा देंगे, मुफ्त में पैसा देंगे तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। ये एक मतलब बेसिक वो है, मतलब सरकारें भी कहती रही हैं, प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी को खोलने की जो बात थी यही थी कि भाई लोग जो हैं कामचोर होते हैं, आराम पसंद होते हैं, इसीलिए किया था। ऐसे में जब ये आप एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि एक जीडीपी का एक खास मतलब जो एक औसत आमदनी जो है लोगों की, मतलब देश की, उसका आधा दे दिया जाए, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि लोग जो हैं ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे और देश की इकोनॉमी जो है इससे प्रभावित होगी? आप सुरक्षित इसलिए हैं कि आपने सबसे पहले ह्यूमन टेंडेंसी शब्द इस्तेमाल किया था, तो आप सेफ हो गए। वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो ये मामला कहीं और जाता। मैंने मानव व्यवहार का जितना अध्ययन किया है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंसान क्यों सोचता है ऐसा, 2 आदमी के बीच मतभेद क्यों है, इस पर बहुत लंबे समय तक मैंने काम किया है। लेकिन वो जिक्र आप मैं यहां नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वोटरशिप का पैसा अगर 5,000 6,000 लोगों के खाते में डाल दिया जाए तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो करके देखो, पहले देखो भाई वो निकम्मा होता है कि नहीं होता, पहले देख देखो। लेकिन आप कहेंगे भाई हम इतना पैसा क्यों नुकसान करें, तो ब्राजील में देखो, ब्राजील निकम्मे हो गए क्या? ब्राजील की तो इकोनॉमी और बूम कर गई। नामीबिया में देखो, नामीबिया में तो 100 में 100 आदमी शराबी है, कोई 1-2 आदमी अपवाद होगा शराब नहीं पीता होगा। नामीबिया का 100% आदमी शराब पीता है, 1-2 लोग होंगे नहीं पीते होंगे। लेकिन नामीबिया में यह सोचा गया था कि जब पैसा मिलेगा तो सबसे पहले ठेके पर दौड़ेंगे पैसा लेके। हुआ ये कहां दौड़े? बैल की मार्केट में। नामीबिया में चमत्कार हुआ, जब वोटरशिप का पैसा मिलने लगा वहां यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो वहां बैलों का रेट आसमान पर चले गए। मतलब बैलों की कीमतें 12-12, 15-15 गुना बढ़ गई और गाय ढूंढनी मुश्किल हो गई। जहां देखो लोग गाय बैल, तो गाय बैल महंगी हो गई, शराब महंगी नहीं हुई। कारण क्योंकि जिनके पास साधन नहीं थे, बेचारे कुदाल फावड़ा से खेती करते थे, उन्हें पैसा मिला तो उन्होंने सबसे पहले सोचा चलो हल बैल से खेती करें। वो बैल लेने गए। अब बैल कोई फैक्ट्री तो है नहीं भाई, 9 महीना 11 महीना गाय अपने बच्चे को पेट में रखेगी तब तो बैल पैदा होगा, वो भी बड़ा होके बेचारा 5 साल तो बड़ा होगा वो। तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि लोग निकम्मे हो गए, बल्कि ज्यादा उत्पादक हो गए। ब्राजील में ज्यादा उत्पादक हो गए, अलास्का में ज्यादा उत्पादक हो गए। फिनलैंड सरकार तो 58,000 रुपया महीना दे रही है। भरत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। हम आपसे इस मसले पर आगे भी बात करते रहेंगे और फिलहाल के लिए बस आज इतना ही।
दर्शकों, हम आपसे ये बता दें कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है। इस पर आप सोचिएगा और अपने विचार से हमें अवगत करवाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी।